सुप्रीम सुनवाई है। वहीं कर्नाटक के 17 अयोग्य विधायकों पर भी आज फैसला सुप्रीम कोर्ट का आएगा। अगर विधायक अयोग्य करार दे दिए जाते हैं तो येदियुरप्पा सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वहीं झारखंड में एनडीए का कुनबा बिखरने लगा है। एलजेपी की फर्स्ट लिस्ट आ सकती है। उसने कह दिया है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी। और बड़ी खबर, महाराष्ट्र में सियासी संकट बरकरार है। राष्ट्रपति शासन के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस के बीच में बैठकों का दौर जारी है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बात होगी इन तीनों के बीच में। आपको बता दें, सुनवाई होगी। शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस के बीच में बैठकों का दौर जारी है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बात होगी इन तीनों के बीच में। आपको बता दें, कल बहुत ही तेजी से बदलता हुआ घटनाक्रम रहा, जिसके बाद शाम को उद्धव ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। वहीं कांग्रेस और एनसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज सामने आए और उन्होंने कहा कि सरकार बनाने की कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन उसमें जितना वक्त लगता है वो तो लगेगा ही। आपको सुनवाते हैं इस मामले में क्या कुछ कहना था कपिल सिब्बल का भी और अभिषेक मनु सिंघवी का भी, क्योंकि शिवसेना को सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर जाना पड़ा। जो राज्यपाल है वो केंद्र के इशारे पे चलते हैं। जो केंद्र चाहता है, जो सरकार चाहती है, जो बीजेपी चाहती है, वही होगा। ये मामला इस स्तर तक पहुंचना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि 24 के बाद जब साफ जाहिर था कि शिवसेना बीजेपी के साथ नहीं जा रही, तो फिर 9 तारीख का इंतजार करने का मतलब क्या था? इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहते हो कि किसी और को कोई वक्त नहीं मिले। और कर्नाटका में तो जब बीजेपी ने सरकार बनानी हो तो वहां तो 2-3 हफ्ते मिल सकते हैं और यहां 24 घंटे नहीं मिल सकते। अंतिम विकल्प है, लास्ट रिजॉर्ट है। जब बाकी सब विकल्प असफल हो जाएं, तब आप इसकी सोच सकते हैं। ये पहला ऑप्शन नहीं है, पहला विकल्प नहीं है। माननीय राज्यपाल जी लग रहा है जैसे कोई एक औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। आपसे पूछा, 24 घंटे बाद दूसरे आदमी से पूछना अनिवार्य है, 24 घंटे उसके बाद तीसरे आदमी से पूछना अनिवार्य है। तो ये तो कोई कहीं लिखा नहीं है, कोई ऐसा फॉर्मूला ही नहीं है। अजीत पवार कुछ कह रहे हैं, सुनिए। नाही, मी सांगितलं ना, आमदार महोदयांनीच काहींनी तिथं आग्रह धरला। काही आमदारांना काल आम्ही सांगितलं की ज्यांना मतदारसंघामधली कामं किंवा इतर काही गोष्टी असतील त्यांनी जावं आणि त्या पद्धतीनं काम करावे। पण बहुतांशी आमदार म्हणले की नको, आज एकदा 10 वाजता भेटू, साधारण आता पुढची गोष्ट। आणि त्याच्यात राष्ट्रपती राजवट, आता माझ्या वेतनाचं काय, ते एक वेळ हा विचार करतील की माझ्या पूरग्रस्त भागा, माझ्या इथं पूर आला होता, माझ्या इथं अवकाळी पाऊस पडला होता, माझ्या इथली पिकं गेली, त्या शेतकऱ्यांच्या नक्की मदतीचं काय करणार नाहीच। पण कुणी काही राजकीय भूमिका घेतली वेगळी, तर तिथं जर निवडणूक लागली तर ABC हे 3 जर पक्ष असतील आणि A चा आमदार फुटला तर B आणि C हे तिथं A चा पक्ष जो आमदार उभा करतील त्याला B आणि C पाठिंबा देतील। मला खात्री आहे महाराष्ट्रामध्ये आज 4 पक्षापैकी 3 पक्ष एकत्र आले तर कोर्स मायेचा लाल निवडून येत। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ रहे हैं। अभिषेक, सबसे पहले हमें बताइए कि अजीत पवार ने मराठी में अभी क्या कुछ कहा है? और देखिए, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है उन्होंने, और साफ तौर पर उन्होंने कहा इस बात को लेकर कि अगर जरूरत पड़ी, सबसे बड़ी पहली बात उन्होंने कही कि आज फिर से जो मुंबई में जो एनसीपी के विधायक आए हुए हैं उनसे मुलाकात शरद पवार कर रहे हैं और हम मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें हमने कहा था कि आप मुंबई से बाहर अपने अपने एरिया में जाना चाहे आप जा सकते हैं, क्योंकि अभी कोई सरकार बनने वाली नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि एक बार हम फिर से मिलना चाहते हैं, इसलिए उनसे मिल रहे हैं। लेकिन उस सवाल यह भी खड़ा कर रहे हैं कि आखिरकार महाराष्ट्र में जिस तरीके से बरसात असमय हुई है, उसके बाद किसानों की तमाम नुकसान हुआ है, उसका क्या उन्हें मदद कौन पहुंचाएगा। दूसरा उन्होंने सबसे बड़ी बात कही है, अगर कोई विधायक, उनसे सवाल किया गया क्या विधायक फूट सकते हैं, लोटस ऑपरेशन बीजेपी कर सकती है, उस पर जवाब बड़ा उन्होंने दिया। या अगर कोई भी विधायक कहीं से भी किसी भी पार्टी ABC नाम उन्होंने लिया, यानी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना से कोई विधायक फूटता है तो दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां मिलकर उस विधायक को
जिसके भी पार्टी से लड़ रहे होंगे उसको पूरी तरीके से हरा देंगे। अगर तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर उसके खिलाफ काम करेंगे तो किसी के माइक लाल में ताकत नहीं है कि वह चुनाव जीत कर आ जाए। तो एक बड़ा बयान देखिए अजीत पवार का है, जिस तरीके से लोटस ऑपरेशन की बात जो लगातार कही जा रही है कि महाराष्ट्र में हो सकता है कर्नाटक के तरीके, वह अगर महाराष्ट्र में किया गया सक्सेस नहीं होगा। यह लगातार बताने का प्रयास अजीत पवार ने किया है कि कोई भी अगर विधायक कहीं से भी फूटता है तो वह वापस जीत कर नहीं आएगा। यह साफ तौर पर संदेश देने का बड़ा संदेश देने का काम किया है। देखिए अगर अभिषेक, यानी कि एक मिनट, अजीत पवार ने यह कहा है कि तीनों पार्टियां एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की कंबाइंड स्ट्रेटजी ये है कि अगर ऑपरेशन लोटस होने की कोशिश होती है तो तीनों पार्टी मिलकर किसी भी किस्म की तोड़फोड़ से निपटेंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, यही उनका कहने का पूरा मतलब था और यही वजह है कि किसी भी सूरत में, और देखा होगा आपको बता दूं कि 2019 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ है महाराष्ट्र में, इसमें कई ऐसे जो थे कद्दावर लीडर जो बीजेपी में गए थे उनको हराया भी गया है। तो यह एक यह संदेश लगातार कांग्रेस सूचना दे रही है, यानी एनसीपी। ठीक है अभिषेक, हम आपके पास लौटेंगे। इस दौरान हमारे साथ अरुण धंता भी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ गए हैं। अरुण, जानना चाहेंगे कि कितनी देर में राष्ट्रपति शासन को चुनौती देने वाली याचिका शिवसेना दाखिल कर सकती है और क्या वो मेंशन करेगी अपना पिटीशन जो कल दाखिल किया? देखिए, करीब 10:30 का जो समय है, जो हमें बताया गया है कि उस समय शिवसेना जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन दाखिल करेगी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार महाराष्ट्र में एक लंबी टसल चलने के बाद जब शिवसेना को ये लगा कि अब जो है वो सरकार बनाने के लिए उन्हें सफिशिएंट टाइम नहीं मिला गवर्नर की तरफ से, तब उन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। हालांकि चीफ जस्टिस ने ये क्लियर कर दिया है कि वो अब अर्जेंट मेंशनिंग नहीं लेंगे, तो ये बहुत हाईली अनलाइकली है कि चीफ जस्टिस इस मैटर को सुनेंगे। लेकिन जैसे ही जब ये पिटीशन सुनी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, देखना ये होगा, क्योंकि अब प्रेसिडेंट रूल भी महाराष्ट्र में लग गया है और साथ ही साथ जो है शिवसेना ने ये भी चैलेंज किया है कि किस तरह से गवर्नर ने जो डिसीजन लिया है उन्हें सफिशिएंट टाइम नहीं दिया गया सरकार बनाने का। साथ ही साथ उन्होंने कंपैरिजन भी जिस तरह से रखा कि जहां पर बीजेपी को जो है वो 2 दिन दिए गए सरकार बनाने के लिए, क्यों हमें जो है वो सिर्फ 24 घंटे का टाइम दिया गया। तो अब देखना होगा कि जब ये अहम हियरिंग शुरू होती है सुप्रीम कोर्ट में, ताकि किस तरह का फैसला आता है। बमुश्किल 23 मिनट का वक्त है, हमें पता चल जाएगा सुप्रीम कोर्ट में अगला कदम क्या होगा शिवसेना का। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए, महाराष्ट्र में अब भी सरकार बनाने की कवायद जारी है, ये कहा है अहमद पटेल ने। आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा है कि उद्धव ठाकरे की मुंबई में मुलाकात हुई है, एक 5 स्टार होटल ट्राइडेंट में मुलाकात हुई है। आगे की चर्चा के लिए उद्धव ने 3 नेताओं को दिल्ली भी भेजा है। मिलिंद नावरेकर, अनिल देसाई और अनिल परब दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो सरकार बनाने की कवायद कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना खेमे में तेज हो गई। महाराष्ट्र की सियासत में नाटकीय मोड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी ने अभी भी सरकार बनाने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि महाराष्ट्र को स्थिर सरकार मिलेगी। हालांकि जब बीजेपी से रिश्तों पर उद्धव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी साफ साफ नहीं कहा, लेकिन गठबंधन टूटने का पूरा ठीकरा बीजेपी पर ही फोड़ दिया। इस बीच उद्धव ठाकरे ने ये भी संकेत दे दिए कि गुंजाइश अभी बाकी है। बीजेपी का ऑप्शन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आपको क्यों इतनी जल्दबाजी है? राजनीति है, 6 महीने दिए है ना माननीय राज्यपाल मोदी जी ने। और नहीं, 1 मिनिट, बीजेपीचा ऑप्शन मीने खत्म केलेला है, ये बीजेपी ने किया है। मैंने तो पहले लोकसभा के पहले भी मैं आलेख जहां रहा था, बीजेपी सामने से आई, मैंने भी उनके भावना का आदर किया, सम्मान किया, और तब पूरे देश में एक ऐसा माहौल था कि बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, ज्यादा से ज्यादा 200, 210, 220 सीटें आएगी, और उस अंधेरे में मैं उनके साथ गया था। महाराष्ट्र में सरकार स्थापित करना ये कोई मजाक की बात नहीं है, और खास कर भिन्न विचारधारा के पक्ष एक साथ आकर कुछ सरकार चलाना चाहते हैं,
तो कुछ मुद्दों पर चर्चा होनी जरूरी होती है, आवश्यक होता है कि हिंदुत्व का जो मुद्दा है, तो कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जी और भारतीय जनता पक्ष किन मुद्दों पर एक साथ आए थे, मैं जानना चाहता हूं। नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पक्ष कैसे एक साथ आए थे, इकट्ठा आए थे, मैं जानना चाहता हूं। चंद्रबाबू जी है, रामविलास जी है, अन्य सारे राज्य में जो भिन्न विचारधारा के पक्ष और भारतीय जनता पक्ष का गठबंधन हुआ था, मैं वो भी जानकारी ले लूंगा और फिर बात आगे बढ़ेगी। हालांकि उद्धव अभी भी इस बात पर अड़े हैं कि बीजेपी ने चुनाव से पहले जो वादा किया था उसे पूरा करे, इससे कम शिवसेना को कुछ भी मंजूर नहीं। तो बीजेपी ने मेरे साथ आने का या जो युति थी वो ऑप्शन उन्होंने खत्म हुआ होगा तो उन्होंने खत्म किया है। जो बात उस वक्त तय हुई थी अमल करो, ये मेरी मांग थी। लेकिन परसों के दिन जैसे मैंने कहा कि चंद्रकांत दादाजी ने कहा कि वो तो सरकार नहीं बनाना चाहते और हमें शुभकामनाएं दी थी आघाड़ी के साथ जाने के लिए, तो उनकी भावना का आदर करना चाहिए। इधर उद्धव के तेवर भले ही कुछ नरम दिख रहे हों, लेकिन एनसीपी कांग्रेस अब भी शिवसेना को कबूल नहीं कर सकी है। आपस में हम पहले डिस्कस करेंगे, इशू सरकार बनाने के बाद जो आएगी इस पर बहस करेंगे और आगे सरकार बनने तक हम पहुंचेंगे तो स्मूथली कैसे चलेगा, इसकी नीति क्या रहेगी, इसका प्रोग्राम क्या होगा, इसमें जब तक सफाई नहीं होती तब तक हमें आगे जाना मुश्किल। मतलब साफ है, कल तक जिस शिवसेना ने चुनाव से पहले एनसीपी और कांग्रेस को जी भर कोसा, वो साथ आने को उतनी जल्दी हामी कैसे भर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस आलाकमान को भी शिवसेना के साथ आने का डर सता रहा है। कांग्रेस को डर है कि महाराष्ट्र में अलग विचारधारा वाली पार्टी से गठजोड़ हुआ तो इसका नुकसान केरल समेत दूसरे राज्यों में न हो जाए, इसलिए कांग्रेस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। एकदम नहीं है कि पहले हम लोग बात करें, कुछ दिन में स्पष्टीकरण हो जाए, उसके बाद शिवसेना के साथ स्पष्टीकरण हो जाए, उसके बाद फैसला होगा। इन सबके बीच कभी शिवसेना का झंडा बुलंद करने वाले नारायण राणे, जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है, का साफ कहना है कि महाराष्ट्र में सरकार तो बीजेपी ही बनाएगी और इसके लिए जरूरी नंबर भी जुटा लिए जाएंगे। सत्ता लाने का हम कोशिश करेंगे। बीजेपी ने शिवसेना किसी विधायक 145 हमारे होने चाहिए, इसके लिए कोशिश रहेंगी। इन सबके बीच बड़ा सवाल ये है कि महाराष्ट्र में शिवसेना का सपना टूटा, एनसीपी भी सत्ता में नहीं आ पाई, तो क्या कांग्रेस के इंतजार में महाराष्ट्र में सरकार फंस गई या इसके पीछे कांग्रेस की ही राजनीति है। उर्वशी खोना, अभिषेक शर्मा के साथ प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज।